इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एक शासक के रूप में सम्राट अशोक का मूल्यांकन। भारतीय इतिहास में अशोक की महानता आधुनिक युग में चलकर स्थापित हुई है। यह भी इतिहास की एक विडंबना है कि भारतीय इतिहास में ऐसा विलक्षण शासक सदियों तक गुमनाम रहा था। 20वीं सदी में आकर ही उसका व्यक्तित्व वास्तविक रूप से उद्घाटित हो सका। फिर एक दिलचस्प पहलू यह है कि अशोक पहले भारत से बाहर जाना गया, फिर उसे भारत में स्वीकृति मिली। दूसरे शब्दों में अशोक की महानता की पहली स्वीकृति श्रीलंका में मिली, जब प्रथम सदी के एक श्रीलंकाई शासक तिस्स ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। अगर अशोक के शासन संगठन के प्रारूप पर बात करें तो उसके शासन संगठन का प्रारूप लगभग वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। अशोक के अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे राजुक, प्रादेशिक, युक्तक आदि। इनमें से अधिकांश राज्याधिकारी चंद्रगुप्त के समय से चले आ रहे थे। अशोक ने धार्मिक नीति तथा प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उनके कर्तव्यों में विस्तार किया, जिसका विवेचन आगे किया जाएगा। केवल धम्म महामात्रों की नियुक्ति एक नवीन प्रकार की नियुक्ति थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने धर्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया, परंतु शासन के प्रति वह कतई उदासीन नहीं हुआ। धर्म परायणता ने उसमें प्रजा के ऐहिक एवं पारलौकिक कल्याण के लिए तीव्र लगन पैदा की। उसने राजा और प्रजा के बीच पैतृक संबंध को बढ़ाने पर अधिक बल दिया। कलिंग में अशोक ने कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए ऐहिक सुख और कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण और सुख के लिए भी। जैसे एक माँ अपने शिशु को एक कुशल धाय को सौंपकर निश्चित हो जाती है कि कुशल धाय संतान का पालन पोषण करने में समर्थ है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजुकों की नियुक्ति की है। वह प्रजा के कार्य करने के लिए सदैव उद्यत रहता था। अपने छठे शिलालेख में उसने यह घोषणा की, हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वो रसोई घर हो, अंतःपुर हो अथवा उद्यान हो, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें। मैं जनता का कार्य करने से कभी नहीं अघाता। मुझे प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा के उत्थान व्रत और प्रजा हित आदर्श पर अशोक ने अत्यधिक बल दिया। यही नहीं, अशोक ने राजा के कर्तव्य का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। राजा प्रजा का ऋणी है। प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करके वह प्रजा का ऋण चुकाता है। अशोक के 8वें शिलालेख तथा मास्की लघु शिलालेख से यह अनुमान लगाया गया है कि अशोक राज्य के विभिन्न भागों में निरीक्षाटन भी करता था, जिससे जनता के सुख दुख का सीधे पता लगा सके। पुरुषों और प्रतिवेदकों द्वारा जनसंपर्क बना रहता था। अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए अशोक ने शासन में कई सुधार किए। सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार यह था कि प्रादेशिक राजुक से लेकर युक्तक तक सभी अधिकारी हर 5वें साल राज्य में निरीक्षाटन के लिए जाते थे। प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त ये धम्म का प्रचार भी करते थे। कलिंग लेख से यह पता लगता है कि अकारण लोगों को कारावास तथा भय से बचाने के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष महामात्र निरीक्षाटन के लिए भेजे जाते थे। उनका एक कार्य यह भी था कि वे देखें कि नगर न्यायाधीश राजा के आदेश का पालन करें। अशोक ने अपने राज्य के 13वें वर्ष के बाद एक सर्वथा नवीन प्रकार के उच्चाधिकारियों की नियुक्ति की।
जिसे धम्म महामात्र कहा गया है। इनका प्रमुख कार्य जनता में धर्म प्रचार करना तथा दानशीलता को उत्साहित करना था, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इनका कार्य यह था, जिन्हें कारावास का दंड दिया गया हो उनके परिवार को आर्थिक सहायता देना, अपराधियों के संबंधियों से संपर्क बनाए रखकर उन्हें सांत्वना देना। इस प्रकार अशोक ने न्याय और दंड में मानवीयता लाने का प्रयास किया। न्याय की दया से मिश्रित करके मृदु बना दिया। अशोक व्यवहारिक था। उसने मृत्युदंड को एकदम समाप्त नहीं किया, किंतु वह व्यवस्था की यदि समुचित कारण उपस्थित हो तो धम्म महामात्र न्यायाधिकारियों से दंड कम करवाने का प्रयत्न करें। जिन अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया हो उन्हें 3 दिन का अवकाश देने की व्यवस्था की गई, ताकि इस बीच उनके संबंधी उनके जीवन दान के लिए प्रार्थना कर सके और वे दान व्रत प्रार्थना द्वारा परलोक की तैयारी कर सके। राजुकों को आदेश दिया गया कि अभिहार दंड में एक रूपता हो और न्याय पक्षपात रहित हो। 26वें वर्ष में अशोक ने राजुकों, अभिहार तथा दंडकों को स्वतंत्रता दी, ताकि ऊपर से बिना हस्तक्षेप के वे आत्मविश्वास के साथ प्रजा का हित कर सके। ये राजुक सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर शासन करते थे और अशोक ने उन्हें स्वतंत्रता इसलिए दी कि वे निर्विघ्न शासन द्वारा जनता का हित करने में समर्थ हो सके। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। जहां मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियां उपलब्ध नहीं थीं, वहां बाहर से मंगाकर उन्हें लगाया गया। कंदमूल और फल भी जहां कहीं नहीं थे, वहां बाहर से मंगाकर लगवाए गए। सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए ताकि मनुष्यों और पशुओं को छाया मिल सके। 8 कोस या 9 मील के फासले पर जगह जगह कुएं खुदवाए गए। इसके अलावा अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रेरित किया गया। उसका शासन केंद्रित होते हुए भी मानवीय था। 40 वर्ष तक राज्य करने के बाद लगभग ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हुई। उसके बाद लगभग 50 वर्ष तक अशोक के अनेक उत्तराधिकारियों ने शासन किया।